Good morning, students. Class 7th, Chapter 7, History. Now I am going to discuss about the nomads and itinerant groups. Nomads were wandering pastoralists who roam from one pastures to another with their families and herd of cattle. देखो नोमैड्स कौन होते हैं? नोमैड्स ये वही खाना बदोश लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह खाने और पानी की तलाश में मूव करते रहते हैं। ये अपनी फैमिलीज़ को भी अपने साथ इसी तरह से मूव कराते रहते हैं और अपने साथ जो एक कैटल रखते हैं वो भी अपने साथ ही जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मूव करते हैं तो वो कैटल और उनके फैमिली मेम्बर्स इन्हीं के साथ मूव करते हैं। सिमिलरली itinerant groups such as artisans, craftsmen, traditional storytellers, and entertainers travel from place to place, practicing their different occupations. सिमिलरली जो इटिनेरेंट्स ग्रुप्स होते हैं जैसे कि आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं या ट्रेडिशनल स्टोरी टेलर्स हैं या एंटरटेनर्स हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। और वहाँ पर जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जो भी ऑक्यूपेशन ये प्रैक्टिस इनकी प्रैक्टिस में होता है, यानी कि जो काम ये करते हैं, मान लीजिए जैसे कोई एक एंटरटेनर है, अगर कोई एंटरटेनर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो वहाँ पर भी ये तमाशा या एंटरटेन ही करेगा। तो ये लोग अपने एक तरह से ये उनका ऑक्यूपेशन होता है। तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते हैं तो वहाँ पर ये अपनी स्किल्स को भी अपने साथ ले जाते हैं और वो उसी की मदद से ये अपनी रोज़ी रोटी का अरेंजमेंट करते हैं। ऑक्यूपेशन है, ये स्किल्स हैं, यही जो इनके पास जो ये कलाएं होती हैं, इनका इस्तेमाल ये एज अ ऑक्यूपेशन करते हैं। बोथ नोमैड्स एंड इटिनेरेंट्स ग्रुप ऑफन विजिट द सेम प्लेस एवरीवेयर। दोनों ही लोग यानी कि नोमैड्स भी और इटिनेरेंट्स ग्रुप्स दोनों ही लोग एक ही जगह हर साल क्या करते हैं, विजिट करते हैं। दीज आर नोन एज द मोबाइल कम्युनिटीज़, और इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? मोबाइल कम्युनिटीज़। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइब्स। देखो पॉलिटिकल, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्राइब्स का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। डिस्पाइट दीज एपिसोड्स ऑफ एसिमिलेशन इन अर्ली मेडिवल पीरियड, मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स एंड itinerants group were able to secure and shield their position not only culturally but politically and economically as well। देखो हमने ये पढ़ लिया कि मेडिवल पीरियड में जो भी ट्राइब्स थे वो किस तरह से रहते थे, वो लोग किस तरह से, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ थी ट्राइबल पीपल्स में या जो नोमैड्स थे उनमें और इटिनेरेंट्स ग्रुप्स में। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि ये ग्रुप्स यानी कि ट्राइबल पीपल्स या ट्राइबल ग्रुप्स या इटिनेरेंट्स ग्रुप्स, ये लोग अपनी पोजीशन को सिर्फ कल्चरली डेवलप नहीं करते थे बल्कि ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी खुद को डेवलप कर रहे थे। दिस वाज लार्जली बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन इन द फ्रंटियर रीजन एंड ऑल्सो बिकॉज दे कंट्रोल द की ट्रेड रूट्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब इस बात का हमें पता कैसे चला कि ये लोग खुद को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी डेवलप कर रहे थे? ये हमें इस बात का अंदाज़ा इस तरह से हुआ कि लार्जली दिस वाज लार्जली बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन। उनकी लोकेशन से इस बात का अंदाज़ा होता है क्योंकि जो भी फ्रंटियर रीजन्स थे वो उनको क्या कर रखा था, जो उन लोगों ने कंट्रोल कर रखा था उनकी ट्रेड रूट्स एंड फॉरेस्ट, और उनको कंट्रोल इस तरह से कर रखा था कि जो भी ट्रेड रूट्स थे यानी कि जो व्यापारिक रास्ते थे और फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे उन पर इनका कंट्रोल था। None of medieval ruler could afford to take them lightly because they had a powerful tribal militia। और उस वक्त यानी कि मेडिवल पीरियड में कोई भी रूलर ऐसा नहीं थे जो ट्राइबल ग्रुप्स को या ट्राइबल पीपल्स को या इटिनेरेंट्स ग्रुप्स को बहुत हल्के में लेते हों और सोचते हों कि ये कुछ नहीं है। बिकॉज वो जानते थे, तमाम रूलर्स को इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि जो ट्राइबल ग्रुप है इनके पास अपनी एक पावरफुल मिलिट्री है। देयर वर मैनी ट्राइब्स विच इमर्ज एज पॉलिटिकली पावरफुल। बहुत उस वक्त अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जो पॉलिटिकली काफ़ी पावरफुल थे। द इन्फ्लुएंस एंड द एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑफ सच ट्राइब्स वारिड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। उनकी जो भी वो एक्टिविटीज़ करते थे, उनका जो भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था वो वक्त के साथ साथ वेरी करता गया।
मिसाल के तौर पर इन पंजाब द खोखार ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13 एंड द 14th सेंचुरी। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में खोखार एक ऐसा ट्राइब था या ऐसे ट्राइबल लोग थे जो काफ़ी 13 और 14th सेंचुरी में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, यानी कि लोग उनका काफ़ी रुआब दबदबा मानते थे। लेटर द गखार्स बिकेम मोर सिग्निफिकेंट एंड दैट टू द एक्सटेंट दैट द कमाल खान गखार वाज मेड अ मनसबदार बाय अ मुगल एम्पर। उसके बाद में गखार से जो काफ़ी सिग्निफिकेंट ट्राइबल पीपल थे, और जो कमाल खान गखार जो थे वो कौन थे, वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ट्राइबल लोग थे ये कि मुग़ल एम्परर में इनको मनसबदार की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। किसने किया था? मुग़ल एम्परर अकबर ने। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ट्राइबल पीपल्स का अगर इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते तो मुग़ल एम्परर अकबर उनका अपॉइंटमेंट एज अ मनसबदार कभी नहीं करते। इन मुल्तान एंड द सिंध द लंगाज अरगन्स एंड द बालूचिस वर पावरफुल ट्राइब ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अब ये बता रहे हैं मुल्तान और सिंध में कौन कौन से ट्राइब्स थे जो काफ़ी पावरफुल ट्राइब्स की कैटेगरी में आते थे। इन द वेस्टर्न हिमालयाज द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीज लिव्ड। वेस्टर्न हिमालयाज में शेफर्ड ट्राइब से ये लोग कहाँ पर थे? गद्दीज में रहते थे। इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया द नागाज एंड अहम्स वर वेरी सिग्निफिकेंट। अगर हम हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की या नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से की बात करें तो उसमें नागाज और अहम्स ये दो ऐसे ट्राइब्स थे जो काफ़ी सिग्निफिकेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो इस बात से इस बात का अंदाज़ा होता है कि जो ट्राइबल पीपल्स थे वो कितने ज़्यादा पावरफुल होते थे, क्योंकि जो मुग़ल रूलर्स अकबर थे उन्होंने खुद एक ट्राइबल पीपल को एज आ मनसबदार अपॉइंट किया था। तो और यही वजह है जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेडिवल पीरियड में कोई भी जो रूलर थे वो इनको बहुत हल्के में नहीं लेते थे, क्योंकि इनके पास अपनी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होती थी। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।